मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जहाँ सुबह ऑफिस आकर हाजिरी लगाने के बाद आपको काम की कोई जल्दी नहीं होती, आपको बस आराम से बैठकर टाइम पास करना है, कुछ खाना पीना है या गेम खेलना है, कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि बॉस देर से आते हैं और जब वो आते हैं तो रिसेप्शन वाली कलीग नीचे के सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखती है। जैसे ही बॉस की गाड़ी दिखती है वो तुरंत सबको बता देती है। बॉस के आने के बाद भी आपको बस कुछ ही मिनटों के लिए काम करने का नाटक करना पड़ता है। जैसे ही बॉस अपने केबिन में जाते हैं आप फिर से अपना टाइम पास शुरू कर सकते हैं। साथ ही कंपनी में मिलने वाली फ्री चाय और स्नैक्स के मजे ले सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में बैठे बैठे बोरियत हो रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ नीचे जाकर चाय नाश्ता करके टाइम पास कर सकते हैं। तो बधाई हो, आपने बिना कुछ किए पूरी सुबह की सैलरी कमा ली है। लेकिन हाँ, कंपनी का एक बहुत ही सख्त नियम है, शाम को छुट्टी के बाद किसी को भी ऑफिस में रुकने की इजाजत नहीं है। ये कंपनी ओवरटाइम के सख्त खिलाफ है। अगर आपकी तबियत खराब होती है तो बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा और बॉस अपनी जेब से आपके इलाज का खर्चा उठाएंगे और आपको पेड लीव भी मिलेगी। तो क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे? ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहेंगे? जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, पहले इस फिल्म की पूरी कहानी सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डेविड। सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में सस्पेंस से भरी भारतीय फिल्मों ने तहलका मचा रखा है। अंधाधुन, दृश्यम और महाराजा जैसी हर फिल्म ने अपने सस्पेंस से सबका दिमाग हिला दिया है। और आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गोलम, जो बिल्कुल इन्हीं फिल्मों की टक्कर की है। इसमें सस्पेंस कूट कूट कर भरा है। जिस बॉस को सारे कर्मचारी इतना प्यार करते थे उसकी वॉशरूम में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। मौकाए वारदात बिल्कुल साफ है, वहाँ हाथापाई का कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ देखकर यही लगता है कि ये एक हादसा है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक के बाद एक राज खुलते हैं तो एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब कातिल पकड़ा जाता है तो इस केस का पुलिस अफसर खुद उसे बचाने की कोशिश करता है। आखिर ये सब क्या है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में कॉर्पोरेट मजदूरों की आम जिंदगी दिखाई जाती है। सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होना और कुछ लोग तो नाश्ता करने का टाइम न मिलने की वजह से रास्ते में ही कुछ स्नैक्स खाकर अपना काम चला लेते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि वो इतनी सुबह ऑफिस काम करने के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं। एक पक्के कॉर्पोरेट मजदूर की तरह वो इस टाइम का पूरा इस्तेमाल टाइम पास करने में करते हैं, क्योंकि अभी तक बॉस नहीं आए हैं। इनमें से कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग खाते पीते और गपशप करते हैं और कुछ तो अभी तक रास्ते में ही होते हैं। देखते ही देखते टाइम बीत जाता है और बिना कुछ किए इन कुछ घंटों की सैलरी उनकी जेब में आ जाती है। इसके बाद बॉस के आने का टाइम हो जाता है। इसके लिए भी उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी की हुई है। रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की जैसे ही कैमरे में बॉस की गाड़ी को देखती है तो बस उसके एक इशारे पर सब लोग तुरंत काम करने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब बहुत बिजी है, लेकिन असल में वो बस कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहे होते हैं। इनका सीधा सा फंडा है कि बॉस नहीं है तो खुलकर टाइम पास करो और बॉस आ गए हैं तो छुप कर टाइम पास करो। बॉस ऑफिस आने के बाद एक चक्कर लगाते हैं, तभी उनकी नजर एक खाली सीट पर पड़ती है। पास बैठा कलीग तुरंत बताता है कि जो बंदा नहीं आया है उसने कल रात बहुत देर तक बिना एक्स्ट्रा पैसे के ओवरटाइम किया था, जिस वजह से आज उसे आने में देर हो गई। और ये लेट आने वाला इंसान वही हैंडसम लड़का है जो अभी अभी बाइक से आ रहा था। इससे साफ पता चलता है कि ऑफिस के सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन वाली लड़की बॉस को आज के शेड्यूल के बारे में बताती है। तभी बॉस उस लेट आने वाले कर्मचारी के बारे में कहते हैं कि हमारी कंपनी में ओवरटाइम नाम की कोई चीज नहीं है। जो आपकी शिफ्ट का टाइम है उसी टाइम पर आइए और छुट्टी होने पर सीधे घर जाइए। अगर किसी के साथ डेट पर जाना है तो डेट पर जाइए। फिर बॉस बताते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर ऑफिस का कोई काम हो तो वो उन्हें ईमेल पर अपडेट कर दे। इसके बाद वो लड़की बाकी लोगों को उनके काम के बारे में बताती है, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं करता और कुछ लोग तो चाय नाश्ते के लिए बाहर चले जाते हैं। सच में ये कंपनी रिटायरमेंट के बाद काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये बस तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मीटिंग में सेक्रेटरी को अचानक एक फोन आता है। वो तुरंत बॉस को ढूंढने जाती है, लेकिन शीशे से देखती है कि बॉस केबिन में नहीं है। बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि बॉस वॉशरूम गए हैं। काम बहुत जरूरी था, इसलिए बॉस के बाहर आने का इंतजार किए बिना सेक्रेटरी सीधे वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। साइलेंस। लेकिन पता नहीं बॉस को क्या हो गया था, अंदर से कोई आवाज नहीं आती है और दरवाजा भी अंदर से लॉक था। ये देखकर सेक्रेटरी घबरा जाती है कि कहीं बॉस के साथ अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अगर बॉस को कुछ हो गया तो हमारी सैलरी कौन देगा? इसलिए वो बाकी लोगों से मास्टर की मंगवाती है ताकि दरवाजा खोला जा सके। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। बॉस खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। कुछ लोग बॉस को अस्पताल ले जाने की सोचते हैं, लेकिन जब सेक्रेटरी आगे बढ़कर चेक करती है तो पता चलता है कि बॉस की मौत हो चुकी है। अब यहाँ से कहानी सीरियस हो जाती है, इसलिए मजाक छोड़कर हम इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करते हैं। आप लोग भी अंदाजा लगाइए कि कातिल कौन हो सकता है। और हाँ, जिन्होंने फिल्म देखी है वो स्पॉइलर मत देना। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुंच जाती है। इस केस की जिम्मेदारी इस हटे कटे पुलिस अफसर संदीप को मिलती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ये उसके सीनियर का फोन था जो संदीप को हिदायत देता है कि इस केस को पूरी गंभीरता से ले और सच का पता लगाकर ही दम ले, क्योंकि मरने वाला इंसान मिनिस्टर का बहुत अच्छा दोस्त था। फॉरेंसिक टीम डेड बॉडी की शुरुआती जांच करती है। बॉस के चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गई थी, जिससे पता चलता है कि मौत करीब 1 घंटे पहले हुई है। सिर पर एक गहरी चोट के अलावा शरीर पर कहीं और कोई चोट का निशान नहीं था। इसके अलावा बॉस की पैंट पर कॉफी के दाग थे और ड्रॉर में रखी दवाइयों से पता चलता है कि उन्हें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी फेफड़ों की बीमारी थी। आसान भाषा में बताओ तो जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है या धूल मिट्टी में रहता है तो फेफड़ों की नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इन सारी बातों को जोड़कर फॉरेंसिक टीम एक थ्योरी बनाती है। ऐसा लगता है कि बॉस की पैंट पर कॉफी गिर गई थी, जिसे साफ करने के लिए वो वॉशरूम गए होंगे। तभी अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर के पिछले हिस्से पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। इसलिए हो सकता है कि ये कोई कत्ल नहीं बल्कि एक हादसा हो। हालांकि ये थ्योरी बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन इस केस में अभी भी कई सवाल बाकी थे। पहला सवाल ये था कि वॉशरूम का फर्श बिल्कुल सूखा था, तो वहाँ फिसलने का कोई चांस ही नहीं है और अभी तक डेड बॉडी की पूरी तरह से जांच भी नहीं हुई थी, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते कि मौत सिर की चोट से ही हुई है। इसके अलावा अगर कोई वॉशरूम में कपड़े
कपड़े साफ करने जाता है तो उसे दरवाजा अंदर से लॉक करने की क्या जरूरत है। साथ ही वॉशरूम के अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा भी मिलता है। इन सब बातों से तो यही लगता है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। संदीप ऑफिस के सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि जब तक इस केस की सच्चाई सामने नहीं आ जाती कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी को वॉशरूम भी जाना है तो पहले उसे बताकर जाना होगा। इसके बाद संदीप मौकाए वारदात की कोने कोने की अच्छे से तलाशी लेना शुरू करता है। वो देखता है कि वॉशरूम के अंदर दरवाजे के हैंडल पर खरोंच के 2 गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ये किसी इंसान ने किया है। हो सकता है कि बॉस वॉशरूम में फंस गए हों और दरवाजे का लॉक खराब होने की वजह से उन्होंने बाहर निकलने के लिए हैंडल को जोर से खींचा हो। संदीप तुरंत एक चाबी बनाने वाले को बुलाता है ताकि वो चेक कर सके कि लॉक में कोई खराबी तो नहीं है। लेकिन चाबी वाला अच्छे से चेक करने के बाद बताता है कि लॉक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं है। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्हें लगा था। बॉस अपने केबिन से निकलकर वॉशरूम में अपनी पैंट पर गिरे कॉफी के दाग साफ करने गए थे। अब संदीप का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था कि बॉस ने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक क्यों किया और अगर लॉक कर भी लिया था तो हैंडल पर खरोंच के निशान बताते हैं कि उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की थी लेकिन फिर दरवाजा क्यों नहीं खुला। इस बात पर पास खड़ा एक जूनियर अफसर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसे भी वॉशरूम में दरवाजा लॉक करने की आदत है। फिर वो अपनी एक थ्योरी बताता है कि जब बॉस वॉशरूम गए और दरवाजा बंद करके कपड़े साफ करने लगे तभी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो गिर पड़े। इस बीच उन्होंने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश जरूर की होगी लेकिन तबियत अचानक ज्यादा खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और किसी को मदद के लिए नहीं बुला सके। जूनियर अफसर की इस थ्योरी को संदीप तुरंत खारिज कर देता है क्योंकि उसने पहले ही वॉशरूम के फर्श को अच्छे से चेक किया था। वहाँ किसी के घिसटने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब है कि गिरने के बाद बॉस अपनी जगह से हिले ही नहीं। तभी एक पुलिस वाला याद दिलाता है कि जब बॉस वॉशरूम में थे तो उसी दौरान 3 महिला कर्मचारी भी वॉशरूम के आसपास मौजूद थी लेकिन संदीप उनसे पहले ही पूछताछ कर चुका था कि वो सिर्फ वॉशरूम के पास लगे वाटर कूलर से पानी पीने गई थी और इतने कम समय में वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से उलझ जाती है। अब संदीप मरने वाले की फैमिली बैकग्राउंड और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में असिस्टेंट से पता चला कि बॉस जिसका नाम जॉन था उसने 2 बार शादी की थी लेकिन दोनों बार तलाक हो गया। इस दुनिया में उसका इकलौता रिश्तेदार उसका एक भाई है जो अभी अमेरिका में है और वो भी बहुत अमीर है। अगर दोनों के पैसों को मिला दिया जाए तो उनकी 10 पुश्तें आराम से खा सकती है। इसलिए पैसों के लिए कत्ल की बात तो हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जॉन का बिजनेस पार्टनर भी था जिसका नाम जॉर्ज था। वो दुबई में उनका बिजनेस संभालता था। जॉन की मौत की खबर सुनकर वो भी यहाँ आ रहा था। इस हिसाब से जॉर्ज पर सबसे ज्यादा शक था क्योंकि जॉन के मरने पर सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता। बेशक ये सिर्फ एक शक था और बाकी लोगों पर से भी शक हटाया नहीं जा सकता था। इसलिए संदीप ने सभी एम्प्लॉयज के फोन अपने कब्जे में लिए और उनसे पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मैनेजर की बारी आई कि वो जॉन के पास क्यों गया था। मैनेजर ने मर्डर से पहले की पूरी कहानी सच सच बता दी। आज सुबह वो मीटिंग में था तभी अचानक उसे दूसरे बॉस जॉर्ज का फोन आया। उसने कहा कि जॉन का फोन नहीं लग रहा है तो उसने मैनेजर को देखने के लिए भेजा। इसके बाद ही टॉयलेट में उसकी लाश मिली। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चला कि मैनेजर पहले जॉर्ज के साथ काम कर चुका था इसलिए अगर जॉर्ज कातिल हुआ तो मैनेजर उसका साथी हो सकता है। इसके बाद संदीप ने सबसे पूछा कि जब बॉस टॉयलेट में बेहोश हुआ तो क्या किसी ने भी अंदर से कोई आवाज नहीं सुनी। एक मोटी लड़की ने बताया कि उस वक्त सफाई वाली आंटी सफाई कर रही थी जिससे पूरे ऑफिस में वैक्यूम क्लीनर की तेज आवाज आ रही थी। सबसे पूछताछ के बाद भी कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर संदीप ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि उस वक्त वो क्या कर रहा था। गार्ड ने कहा कि सुबह वो कचरा जला रहा था जो ऑफिस का रोज का कचरा था और ये उसका रोज का काम था। इसके अलावा उसने चाबियों से टॉयलेट का दरवाजा खोलने में मदद की थी क्योंकि ऑफिस की सभी एक्स्ट्रा चाबियां उसी के पास रहती है। आखिरकार संदीप जॉन के ऑफिस में वापस आया और एम्प्लॉय से अकेले में पूछताछ की। पता चला कि जॉन बहुत ही अच्छा बॉस था। अगर कोई बीमार पड़ता था तो वो अपनी जेब से उसके इलाज का खर्चा देता था और पेड लीव भी देता था। इसके अलावा जॉन ऑफिस में फ्री चाय और बिस्कुट भी रखता था ताकि काम के दौरान कोई भूखा ना रहे। एम्प्लॉयज इसके लिए उसके बहुत आभारी थे। आजकल के जमाने में अच्छी नौकरी से ज्यादा अच्छा बॉस मिलना मुश्किल है। बेशक सिर्फ उनकी बातों से उनका शक दूर नहीं हो सकता था। जब सबकी पर्सनल चीजें चेक की गई तो आखिरकार कुछ जरूरी सुराग मिल गए। कर्ली बालों वाली लड़की के बैग से नींद की गोलियों की एक बोतल मिली। आपको बता दें कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोलियां खरीदना नामुमकिन है। संदीप ने लड़की से पूछा कि दवा कहाँ से ली तो वो बोली कि वो भूल गई है। बस इतना याद है कि पिछले हफ्ते ली थी। अरे मैडम आपको नींद नहीं आती, याददाश्त तो ठीक है। संदीप ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की और सीधा अपने साथियों को दवा का पता लगाने को कहा। आगे चेकिंग के दौरान एक आदमी के हाथ पर खरोंच मिली। उसने बताया कि आज सुबह टेबल की कील से उसे खरोंच लग गई थी। चेक करने पर उसकी बात बिल्कुल सच निकली। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने देखा कि भीड़ में एक आदमी बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। ये क्या है? कुछ नहीं, ये एक बैग है। बैग? मुझे सब समझ आ रहा है। तुम अंदर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, वही रुक जाओ, हिलो मत, रुक जाओ, हिलो मत, रुक जाओ, हिलो मत, भागो मत, वही रुक जाओ, हिलो मत, हिलो मत, रुक जाओ, रुक जाओ, हिलो मत। आखिरकार वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और नीचे पुलिस ने उसे घेर लिया और उस आदमी ने जो चीज छिपाई थी वो ड्रग्स थी। चलो कुछ तो हाथ लगा। मर्डर तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन एक ड्रग केस जरूर पकड़ा गया। उस आदमी को हथकड़ी पहनाने के बाद दूसरा बॉस जॉर्ज भी ऑफिस आ गया। संदीप के पूछे गए सवालों का जॉर्ज ने बहुत ही आराम से और सच सच जवाब दिया। उसने बताया कि वो पिछले बुधवार ही वापस आया है। वो यहाँ एक दोस्त की शादी में शामिल होने आया था और वो आखिरी बार जॉन से 2 हफ्ते पहले दुबई में मिला था। वापस आने के बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, बस फोन पर ही बात होती थी। आज सुबह भी उसने काम के सिलसिले में जॉन को फोन किया था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मैनेजर को चेक करने के लिए भेजा था और तब जाकर उसे जॉन की मौत का पता चला। जहाँ तक बात है जॉन के बाद बिजनेस कौन संभालेगा तो वो जॉर्ज नहीं बल्कि जॉन का भाई होगा। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। अगर ऐसा है तो जॉर्ज के पास पैसों के लिए कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। मजबूरी में संदीप को जॉर्ज को वापस भेजना पड़ा लेकिन जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता तब तक वो देश से बाहर नहीं जा सकता था। फिलहाल नींद की गोलियों के अलावा उन्हें जो भी सुराग मिले वो सब बेकार थे। इससे संदीप काफी परेशान हो गया। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाहर आया और तभी अचानक उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया। उसने
देखा कि सामने खड़ी कार पर लॉलीपॉप जैसा कोई डिजाइन बना था। ये डिजाइन उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की कार पर भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बना था। ये तब हुआ था जब वो एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने गया था और डॉक्टर की बेटी ने खरोंच मार दी थी। और जैसे ही संदीप को इस बात पर शक हुआ, तभी उसके साथी का फोन आया। उसने बताया कि उस नींद की गोली और उसे लिखने वाले डॉक्टर का पता चल गया है। अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि वो डॉक्टर वही न्यूरोलॉजिस्ट था जिससे संदीप मिलने गया था। अब ये केस और भी मजेदार हो गया था। इसके बाद संदीप ऑफिस वापस गया और पूछा कि बाहर खड़ी काली कार किसकी है। वो कार एक गंजे आदमी की थी। संदीप ने चालाकी से पूछा कि कार पर वो